वेलकम बैक वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आई होप आप लोगों का कल का सेशन अच्छा गया होगा। और वो हमारे पास इंट्रोडक्टरी जीआईएस बेसिक का कोर्स था, सेशन था। आज हम सेशन नंबर 2 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अगर कल की थोड़ी फीडबैक दे दें, अगर आप लोगों ने वो दो तीन चीज़ें मैंने आपको कही थी किसी ने की हो तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड। अगर नहीं भी की तो काइंडली वो चीज़ें देख लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, अपनी जीआईएस की एप्लीकेशन को अपनी फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज करना, कि कोई भी फील्ड है, कोई भी स्टडी है, उसके लिए जीआईएस क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट है। दीज टू क्वेश्चंस आर एज मच नेसेसरी एज योर स्टडी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जा रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, आज हम जी आउटलाइन से हमारी शेप फाइल्स को हम देखेंगे। शेप फाइल के बाद हम देखेंगे डैम को, स्लोप ऑफ डैम, एस्पेक्ट ऑफ डैम, हिल शेड ऑफ डैम। ये जो स्लोप एस्पेक्ट्स और हिल शेड हैं, ये बेसिकली टेरेन एनालिसिस हैं। तो हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है टेरेन एनालिसिस बाय यूजिंग डैम एंड शेप फाइल्स। तो शेप फाइल के बारे में हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से, कि शेप फाइल इज नेम इंडिकेट्स के द फाइल कंटेनिंग एनी शेप। किसी भी चीज़ को दुनिया में हम देखते हैं, उसकी कोई ना कोई शेप है। एक ज़मीन है, लाइक वी आर वर्किंग ऑन ग्लोब, हम इस ग्लोब पे रहते हैं, इस पे कोई काम करते हैं। तो कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी हो, शेप फाइल इज जनरल। लाइक कोई भी शेप है, उस शेप को फाइल की शक्ल में ले आना, दैट इज शेप फाइल, कि उसको डिजिटल फॉर्म में ले आना। तो शेप फाइल जी एक वेक्टर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली एक वेक्टर प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की, किसी शेप की। और इसको हम देखेंगे कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, और क्रिएट करने के बाद, ये डाउनलोड करने के बाद इसकी हैंडलिंग देखेंगे कि इसको हैंडल कैसे करते हैं। तो कोई भी फील्ड है, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर वर्किंग इन पाकिस्तान, तो हमें पाकिस्तान के अंदर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं, हमारी पॉपुलेशन है, सेंसस होता है हर एक स्पेसिफिक अरसे के बाद। तो इन सारी चीज़ों की शेप फाइल्स मौजूद होती हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन हमारी बेसिकली जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, वो इस पे वर्क करती हैं, और ये प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पब्लिक यूज़। जो बहुत स्पेसिफिक होती हैं वो पब्लिकली नहीं अवेलेबल होती हैं, बट जनरली जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। तो इसके लिए ये दो लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यू माइट नो अबाउट दिस, आप लोग इससे वाकिफ भी होंगे, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लेरिफिकेशन हम इनको देख भी लेते हैं। तो दिवा जीआईएस एक प्लेटफॉर्म है और एक जीएडीएम। दिवा जीआईएस को अगर हम देखें, दिवा जीआईएस ये वेबसाइट का आपके पास सामने इंटरफेस है जी। इस पे आप देखें कि डिवा जेआईएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें तमाम डेटा रेलेवेंट टू ग्लोब अवेलेबल होता है। बट इसको हम यूज़ मोस्टली सिर्फ अपनी शेप फाइल्स के लिए करते हैं, क्योंकि बाकी इसमें देखें बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक
इनलैंड वाटर, रोड्स, रेल रोड्स, एलिवेशन, लैंड कवर, पॉपुलेशन एटसेट्रा। तो रोड्स की हमें डिम फाइल चाहिए, अपना सॉरी शेप फाइल चाहिए, वो हम यहाँ से ले लेते हैं। रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो ले लेते हैं। एलिवेशन के लिए हमारे पास और बहुत से सोर्सेज होते हैं, लाइक एसआरटीएम, ये भी एसआरटीएम को रेफर करता है, लिंक हुआ होता है। लैंड कवर के लिए हमारे पास सैटेलाइट्स का डेटा होता है, वो हम आगे यूज़ भी करेंगे, एलिवेशन और लैंड कवर का डेटा। पॉपुलेशन के लिए हम शेप फाइल ही यूज़ करते हैं। क्लाइमेट डेटा के लिए हमारे पास क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं, बहुत से क्लाइमेट मॉडल्स जो जिस पे वर्क करके हम उन्हें डाउनलोड करते हैं, हम हमारी एक्सेस उस तक लेते हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल जी लेते हैं शेप फाइल्स। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की शेप फाइल्स के लिए हम यहाँ पे पाकिस्तान हमने सिलेक्ट कर लिया। अब पाकिस्तान में हमें क्या चाहिए, वही सारी चीज़ें, बट वी आर टॉकिंग जनरली अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज। एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में आती हैं हमारी वो बाउंड्रीज जो हमारे रीजन्स को, ओवरऑल पाकिस्तान को, देन पाकिस्तान से जो छोटा है वो हमारे प्रोविंस होते हैं, देन डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स के बाद सिटीज़ होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, और सिटीज़ के अंदर यूसीज होती हैं, यूनियन काउंसिल्स। तो यहाँ पे तो ये जनरली डेटा अवेलेबल होता है डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ तक, बट और कुछ सोर्सेज हैं जिनमें हमें यूसीज तक भी डेटा मिल जाता है। तो ये मेरे पास कंप्लीट एक पैकेज पड़ा हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, जो कि ऑनलाइन शायद यहाँ पे अवेलेबल ना हो, पर मैं डीप आपको सारा मुकम्मल डेटा जो है वो शेयर करूंगा फॉर योर फर्दर यूज़। आप लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है जी, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। सिंपली इस पे क्लिक किया एंड यू सी यहाँ पे ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। फोल्डर पे आते हैं, इसको हम राइट क्लिक करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वी हैव शेप फाइल इन फोल्डर। प्लीज माइक बंद कर लें जिसका माइक ओपन है। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया जी पाकिस्तान का शेप फाइल्स का डेटा। अब हम देखें तो इसमें देखें मल्टीपल फाइल्स हैं, बहुत सारी फाइल्स इसमें होती हैं। तो एक शेप फाइल जो होती है, शेप फाइल इटसेल्फ डजंट मीन एनीथिंग, बिकॉज शेप फाइल जो है वो एक सिर्फ एक लीनियर या एक पॉइंट होता है, या एक लीनियर शेप या पॉलीगॉन, वो एक सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तो जो शेप फाइल होती है, शेप फाइल मिल के बनती है मेजर 3 फाइल से, और इसमें ऑप्शनल भी 3 फाइल्स होती हैं, समटाइम्स 6, समटाइम्स 7 फाइल के कॉम्बिनेशन से एक शेप फाइल बनती है। वाई इट इज सो, बिकॉज एक शेप फाइल जो होती है, एक शेप फाइल के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप भी होती है जिसको हम डॉट एस एच पी से डिनोट करते हैं। ये कंपलसरी फाइल होती है, इसके बगैर शेप फाइल आपकी मुकम्मल नहीं होगी। दूसरी होती है जी डीबीएफ। डीबीएफ वही डेटाबेस फंक्शन होता है। इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, एनी शेप दैट वी आर गेटिंग। कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, लाइक एक बाउंड्री है पाकिस्तान की, तो उसकी एट्रीब्यूट्स में उसकी इंफॉर्मेशन आती है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, एंड मैनी मोर मल्टीपल थिंग्स। उसके बाद ये भी कंपलसरी फाइल होती है। एंड द थर्ड थिंग इज एस एच एक्स। ये हमारी जो फाइल होती है, ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स फाइल इसको बोलते हैं। जो शेप फाइल में हमारी लोकेशन होती है, ये उसको पोर्ट्रे करती है, पुट अप करती है विजुअलाइजेशन के लिए। ये 3 मेजर फाइल होती हैं, और 3 ऑप्शनल जो होती हैं उसमें ये पीआरजी प्रोजेक्शन फाइल होती है, और बाकी इसमें एस बी एक्स और एस एच एक्स फाइल होती हैं, या ये सी बी जी। ये बाकी जो फाइल होती हैं ये उसकी सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं, उसको लीनियंसी उसको देने के लिए, कंसिस्टेंटली उसको वर्किंग करने के लिए। तो ये हमारी शेप फाइल्स हैं जी। इस शेप फाइल्स को हमने डाउनलोड कर दिया। अब हम इसको अपने ArcGIS में ले आते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास एक पाक एडमन 0, पाक एडमन 1, पाक एडमन 2, पाक एडमन 3, ये 4 शेप फाइल्स डाउनलोड हुई हैं। इनको जब हमने इंपोर्ट किया अपने मैप पे, तो यू सी
ये हमारे पास 4 फाइल्स आ गई। अभी इसके कलर्स ऑफ करेंगे तो हमें नीचे दूसरी भी नज़र आएँगी। लाइक हम इसको हॉलो करते हैं, इसको भी हॉलो करते हैं। इसको भी हॉलो रखते हैं और इसको भी हॉलो रखते हैं। और लुक, हमारे पास पाकिस्तान की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ आ गईं। अब हम अनसेलेक्ट करके देखते हैं एक-एक को। ये हमारे पास पाकिस्तान की मेजर बाउंड्री है। देन ये उसके अंदर प्रोविंसेस हैं। आफ्टर दैट ये हमारे पास डिवीजन्स हैं हर प्रोविंसेस के अंदर, और ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट से आगे नहीं गया हुआ है, इसमें सिटीज़ नहीं दिए हुए, इसमें आगे यूनियन काउंसिल्स और आगे फर्दर डिवीजन नहीं हुई हुई। तो डिस्ट्रिक्ट्स तक की ये शेप फाइल हमें अवेलेबल होगी। एक सोर्स ये था, दूसरा सोर्स मैं आपको जो बता रहा था वो था हमारे पास GADM, वो भी हम देख लेते हैं। ये सोर्स था हमारे पास, इसमें मैप्स अवेलेबल होते हैं, डेटा अवेलेबल होता है और इसके वेयर अबाउट सारा कुछ। तो मैप्स भी आप देख लें, इसमें मैप्स लाइक टेम्परेचर होता है और बाकी चीज़ें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न डेटा के साथ है। तो डेटा बाय कंट्री यहाँ पे भी उसी तरह अवेलेबल है जैसे कि उसमें था। पाकिस्तान का डेटा है, इसका आपको जियो पैकेज फाइल चाहिए, उसमें तमाम चीज़ें होती हैं। हमें शेप फाइल चाहिए, हम शेप फाइल को क्लिक किया, वो हमारे पास डाउनलोड हो गई। सेम उसी तरह हमने इसको जस्ट चेक करें, तो इसमें वही सारी फाइल्स हैं, एक जगह पे सारी फाइल्स आई हुई हैं जो हमारे पास जीवा GIS से आई थी। समटाइम ऐसा होता है कि सर्वर ऑफ होने की वजह से, जो इंटरनेशनल सर्वर लिंक्स होते हैं, वो ऑफ होने की वजह से आप एक लिंक से चीज़ डाउनलोड नहीं कर सकते, वो फंक्शनल नहीं होती, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो हम उसका अल्टरनेटिव दूसरा सोर्स यूज़ करते हैं। दूसरा सोर्स इसलिए होता है, राइट जी। नेक्स्ट हम जाते हैं जी अपना शेप फाइल्स में। तो शेप फाइल की, जैसा कि हमने कहा, हमने डाउनलोडिंग देखनी है। डाउनलोडिंग के बाद हमने देखना है कि ये वर्क कैसे करती हैं शेप फाइल्स। शेप फाइल्स में जी हम सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं, हमारे पास लाइक पाकिस्तान की ये शेप फाइल्स हैं पूरे पाकिस्तान की। पूरे पाकिस्तान में डिवीजन्स और लाइक हम कहते हैं हमारे पास ये 4 सूबे हैं। अच्छा, इसकी एक चीज़ और ये है कि राइट क्लिक करके हम इसकी सारी अबाउट्स देख लेते हैं क्या कुछ होता है। इसमें एक एट्रीब्यूट टेबल है जी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको देखें पहले। तो हमारे पास यहाँ पे हैं 7 पॉलीगॉन। 7 पॉलीगॉन में क्या है, एक आज़ाद कश्मीर है, बलूचिस्तान है, फाटा है, FCT, NWFP जो कि खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्दर्न एरियाज, पंजाब, सिंध। तो हर एक सूबे की और जो हमारी डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनको इसमें अलग-अलग दिया हुआ है। अब इसमें से यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक इफ वी आर सिलेक्टिंग बलूचिस्तान, बलूचिस्तान को हमने सिलेक्ट किया तो बलूचिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि जी एक बड़ा डेटा है, आप उस डेटे की इस इंफॉर्मेशन को एक्सेल में कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये एक चीज़ कॉपी होती है। एक एक करके अगर आप कॉपी करते हैं तो दिस टेक्स टू मच टाइम। तो हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी सिलेक्टेड, और जाके एक्सेल में पेस्ट कर देते हैं। तो थाउजेंड ऑफ वैल्यूज भी जस्ट वन क्लिक से हम कॉपी कर सकते हैं। देन हम कहते हैं जी ये इसके एट्रीब्यूट्स टेबल था। इस एट्रीब्यूट्स टेबल में तमाम चीज़ें होती हैं, जो एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, लाइक इसके ये शेप कौन सी है, पॉलीगॉन्स हैं, इसका नेम क्या है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन। आगे इसकी लेंथ होती है, एरिया अगर हो वो गिवन होता है, समटाइम्स समटाइम्स नहीं होता, हमें खुद फाइंड करना होता है। उसके अलावा इसमें जी क्या क्या है, जूम टू लेयर का मतलब होता है हम मल्टीपल लेयर्स में काम कर रहे हैं, तो जूम टू लेयर करके उस स्पेसिफिक लेयर पे आ सकते हैं, जैसे कि अभी ये तो है ही, एक ही फाइल है हमारे पास। देन ये इंपॉर्टेंट होता है लेबल फीचर। लेबल फीचर के इसमें ये जो फीचर्स हैं, इसको यकीनन लेबल्स भी होंगे इसके, जैसे कि अभी हमने उसके एट्रीब्यूट्स टेबल में देखा। लेबल फीचर्स करें तो आप देखें कि यहाँ पे इसके लेबल्स आ गए, यहाँ पे सारे पाकिस्तान लिखे हुए हैं।
लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे। प्रॉपर्टीज में लेबल्स हैं, लेबल का ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे लेबल फील्ड कौन सी करनी है, हम कहते हैं हमने ये ID1 करनी है। ID1 में उसकी आईडीज दी हुई हैं, तो आप देखें उसकी आईडीज, यानी वो 7 पॉलीगॉन्स थे हमारे, तो 7 पॉलीगॉन्स के नंबर लिख दिए गए कि पहले पे कौन सा है, दूसरे पे 5, 4, 6, जो भी हैं आईडीज दे दी गई। नेम को हम देखते हैं, तो उनके नेम यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे अब हर एक सूबे का नाम आ गया, हर प्रोविंस का नाम आ गया। इस प्रोविंस को हम यहाँ से डोमिनेट कर सकते हैं, प्रोमिनेट कर सकते हैं अपनी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। लाइक इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, एंड मेनी मोर लाइक दिस। तो ये उसकी क्वालिटी है इसको लेबल करने की, बट हम इसका लेबल राइट नाउ ऑफ करते हैं। उसके अलावा इसमें हम जो मेजर चीज़ है वो है प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज में तो हम देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, उसके अलावा क्या इसकी प्रॉपर्टीज में हम कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जनरल जनरल इन्फॉर्मेशन उसकी दी होती है, ये उसका नाम है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। देन सोर्स, सोर्स में हमारी एक्चुअल मेटा डेटा होता है, जो उस किसी भी फाइल का यहाँ पे हमें गिवन होता है। लाइक ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, टॉप डाउन, राइट टू लेफ्ट। डेटा टाइप हमारे पास शेप फाइल है, ये उसकी लोकेशन है, किस लोकेशन पे पड़ी हुई है, पॉलीगॉन से है, कोऑर्डिनेट्स है, जेड वैल्यूज, एंड बाकी ओवरऑल ये WGS 1984 है। कल हमने बात की थी कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो चूंकि ये ग्लोब से एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है 1984। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोजेक्टेड सिस्टम में। ठीक है जी। बाकी इसकी सिलेक्शन में हम इसके ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आप इसको बॉक्सेस चेंज कर दें या किसी और शेप से करना चाहें। डिस्प्ले में देखें, डिस्प्ले में वही चीज़ कि इसके जो जो चीज़ है इसमें, जितने कॉलम्स हैं उसके एट्रीब्यूट्स टेबल में जो जो इन्फॉर्मेशन थी, उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंबोलॉजी में, सिंबोलॉजी में जी ये एक फीचर है, इसलिए हमने फीचर सेलेक्ट किया हुआ है। कैटेगराइज में हम या क्वांटाइल्स या चार्ट्स या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, इसमें हम यूजुअली जो है अपना रास्टर डेटा जो होता है उसके प्ले अराउंड करते हैं इन चीज़ों में। ये फ्यूचर डेटा को फीचर से ही रखते हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव लेबल्स। लेबल्स में जैसा मैंने आपको बताया कि हम उसके साथ करते हैं, उसकी जितनी भी लेबलिंग है उसको डील करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको पाकिस्तान की बात करते हैं, हर बंदा पाकिस्तान में डिफरेंट एरिया पे काम कर रहा है। लाइक समवन इज डूइंग वर्क इन पंजाब, तो पंजाब चाहिए, उसे पूरा पाकिस्तान नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जब प्रोविंसेस की शेप फाइल आती है, उसमें पंजाब सेपरेट नहीं आता, उसमें पंजाब एक बाकी सूबों के साथ, बाकी प्रोविंसेस के साथ एड अप हुआ हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक्सट्रैक्ट करना है पंजाब को, या फिर हम अपने डिवीजन्स को ले लेते हैं, या हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स को ले लेते हैं और हम कहते हैं हमने कोई डिस्ट्रिक्ट अलग करना है, से एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो कैसे करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे पहले जी, ये जो हमारे पास है टूल्स, इसके जरिए हम देखते हैं। ये जो टूल है सिलेक्ट एलिमेंट, इससे हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ है ये आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब सिलेक्ट होने के साथ साथ उसकी वो इंफॉर्मेशन भी देगा, उसकी इंफॉर्मेशन भी देगा। लाइक अभी इसने सेलेक्ट किया पूरे पाकिस्तान की बाउंड्री को, तो आप देखें ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमने पाकिस्तान की बाउंड्री को सिलेक्ट किया, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन। तो हम पाकिस्तान को ऑफ करते हैं, प्रोविंसेस को भी ऑफ करते हैं।
ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को हम लेबल करके देखते हैं जी। देखें सारे लेबल्स आए हुए हैं, सब पे पाकिस्तान आए हुए हैं, क्योंकि वो गलत कॉलम सेलेक्ट हुआ है। हम जाके ठीक कॉलम सेलेक्ट करके जो हमें डिस्ट्रिक्ट चाहिए होगा वो डिस्ट्रिक्ट हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लाइक हमें ये डिस्ट्रिक्ट चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट है जी बलूचिस्तान में लोरालई। ये पाकिस्तान की बाउंड्री में बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट है, और उसका बलूचिस्तान प्रोविंस है, और उसका डिस्ट्रिक्ट है लोरालई। हमने लेट से लोरालई को अरे ये एक्सट्रैक्ट क्लिक करना है। किया गया FIP कार्ड के साथ वाला हाई लेवल वाला ये वाला फिर उससे नीचे ठीक है जी, ये डेरा गाजी खान कर लेते हैं। डेरा गाजी खान को हमने देखा, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहां से, ये सिलेक्ट एलिमेंट होता है। देखिए जी, अब सारे डिस्ट्रिक्ट में से एक हमारा सिलेक्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट। इसको हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहां हम आते हैं डेटा पे। डेटा पे हम करते हैं एक्सपोर्ट डेटा। एक्सपोर्ट डेटा में हमें पता है कि हमारा जो सिलेक्टेड फीचर है, हमें सिर्फ वही चाहिए, लेयर की फॉर्म में चाहिए। ये उसकी आउटपुट जो भी आप लोकेशन दे दें, उसको हमने ओके किया। वो कहता है उसको लेयर भी आप चाहेंगे तो यस, वी नीड अ लेयर। ये हमारे पास डेरा गाजी खान एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम अपने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को ऑफ कर देते हैं। तो ये पड़ा है जी हमारा डेरा गाजी खान जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था। जूम टू लेयर करते हैं तो ये डेरा गाजी खान। अब एक डिस्ट्रिक्ट हमने एक्सट्रैक्ट किया अपनी उस बाउंड्री से, अपनी टोटल बाउंड्री से एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया और वो एक्सट्रैक्ट करके रख दिया। इसकी अपनी एट्रीब्यूट्स टेबल में जाते हैं तो ये हमें बताता है कि ये उसकी जो प्रॉपर्टीज, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सारी यहाँ पे हमें मिलेगी। उसकी शेप लेंथ, उसका बाकी जो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से मिलेगी। तो ये हमारी शेप फाइल है जी। शेप फाइल को ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसके अलावा शेप फाइल क्रिएट कैसे करते हैं वो अगर हम देखें तो हम कैटलॉग में जाते हैं। कैटलॉग में कोई भी फोल्डर हम सिलेक्ट करते हैं। लाइक ये एक फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया, इसमें न्यू, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक शेप फाइल पे जाके हमने ये क्लिक कर दिया। शेप फाइल को आपने कोई भी नाम दे दिया। लेट से मैं कहता हूँ test1 एक शेप फाइल है, और मुझे पॉइंट फीचर चाहिए, पॉलीलाइन चाहिए, पॉलीगॉन चाहिए, मल्टी पॉइंट, मल्टी पेज। तो यूजुअली हमें पॉइंट चाहिए होता है, पॉलीलाइन चाहिए होती है, या पॉलीगॉन चाहिए होता है। ये तीन जनरल मोस्ट कॉमन फीचर्स हैं जो हम पॉलीगॉन, जो हम शेप फाइल्स में यूज़ करते हैं। पॉइंट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, खैर हम इसको टैली करते हैं, चेंज करते हैं, मैच करते हैं। लेकिन पॉइंट लेट से हमने किया, उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं। हमें पता है बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम WGS 1984 है, तो हम इसे भी 1984 देते हैं। इसको ओके कर दिया। ये हमारे पास एक शेप फाइल क्रिएट हो गई, ये टेस्ट1 के नाम से। इस टेस्ट1 को अब आपने अप्लाई करना है अपने। मैं कहता हूं जी डीजी खान में मुझे एक यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए। मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो करता रहूंगा, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एडिटर पे जाएंगे, स्टार्ट एडिटिंग करेंगे। उस पे हमें जो टेस्ट1 की फाइल हमने बनाई उसको ओके करेंगे। जब वो ओके हो गई तो यहाँ लास्ट में ये ऑप्शन है क्रिएट फीचर्स, कि यस नाउ यू कैन क्रिएट फीचर। अब हम ना फीचर क्रिएट करने के लिए हम, ये क्रिएट फीचर आ गया, इसको क्लिक किया टेस्ट1 को। टेस्ट1 को क्लिक करने के बाद ये हमें पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे ये हमें एक पॉइंट मिल गया सेंटर में। अब ये पॉइंट क्यों चाहिए होता है इस पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि जब हमने वाटरशेड डेलिनिएशन करनी है, स्ट्रीम नेटवर्क्स बनाने हैं, तो वहाँ हमें पॉइंट चाहिए होगा। वो पॉइंट पोर पॉइंट कहलाता है। वो हमें मल्टीपल जगह पे चाहिए होता है। वो पॉइंट हम उसके एक्स वाई देते हैं, उसके एक्स वाई बनाते हैं, और हम ऐसे बेसन्स की बाउंड्री या वाटरशेड्स की बाउंड्री बनाते हैं। वो हमारे अगले लेक्चर में होगा, लेकिन अभी शेप फाइल्स के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेना बहुत ज़रूरी है।
ताकि हमें आगे इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे एक शेप फाइल बनती है जी, ये एक पॉइंट बन गया। हम कहते हैं एडिटर में आके इसको सेव एडिट्स करते हैं और स्टॉप एडिटिंग कर देते हैं। अब ये एक परमानेंट शेप फाइल हो गई। ऐसे ही हम पॉलीगॉन की शेप फाइल बना सकते हैं, ऐसे हम अपनी लाइन पॉलीलाइंस की शेप फाइल्स बना सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज शेप फाइल के बारे में फिलहाल इतना ही जी। फिर इसके बारे में जब हम नेक्स्ट लेक्चर में शेप फाइल्स को जनरेट करेंगे अपने स्ट्रीम नेटवर्क के लिए या अपने फर्दर एनालिसिस के लिए, तो वो हम वहाँ पे एक एक शेप फाइल बनाएंगे। यहाँ तक अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्युइटी हो, तो प्लीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे जाएं। यस प्लीज़, मोहम्मद हारिस, क्या नाम है? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। जैन भाई, एम आई ऑडिबल जी? एवरीथिंग इज गोइंग राइट? जी जी, वो एक्चुअली अनम्यूट वाला मैंने बंद किया था उस वक्त, थोड़ी डिस्ट्रप्शंस की वजह से। मैं भी यूज़ कर देता हूँ एनेबल। अब कर सकते हैं ये अपना माइक अनम्यूट। Assalamualaikum sir, I have a question. वालेकुम सलाम जनाब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो शेप फाइल आपने यूज़ की है, मतलब जो जिस एरिया का हमारा प्रोविंस या जो भी है, वो तो ये सिन मतलब ये तो ओल्ड शेप लग रहा है ना, क्योंकि इसके स्पेलिंग वगैरह से तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये ओल्ड डेटा है। न्यू ये अपग्रेड हुआ है ये इस तरह कोई? ये ओल्ड डेटा है जी, आप ठीक कह रहे हैं। अपडेटेड डेटा जो है वो लेटेस्ट मेरे पास पर्सनल पड़ा हुआ है। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा आफ्टर क्लास, तो वो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वो लेटेस्ट भी है और वो पाकिस्तान की फाइल से लेकर यूसी लेवल तक हर एक चीज़ उसमें इंक्लूड है। जी सर, क्योंकि फाटा और बलूचिस्तान ये तो मेरे ख्याल में एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली, ये अपडेट नहीं हुआ होता समटाइम्स। जी वो जी। जो GDAM है उसमें अपडेटेड होता है, लेकिन स्टिल उससे भी अपडेटेड जो होता है वो आफ्टर ऑल समटाइम्स पेड वर्जन होते हैं या वो किसी और तरीके से आया होता है। तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इंशाल्लाह सबके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सर। वेलकम जी। ओके देन, कमिंग टू डैम जी, अब्दुल बासित, एमन अफजल, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। हेलो, सर मेरा अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन है कि वालेकुम सलाम बासित साहब। जी सर, आपसे एक क्वेश्चन था कि इसमें हम प्रोविंसेस को अलग से सिलेक्ट करके देन फिर उस पर हम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके देन हम उस पर शो कर सकते हैं अलग से, या फिर हमें डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को ही सिलेक्ट करना होगा? या आप इसका कुछ डेमो शो कर सकते हैं इसका? आप एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं, मैं शायद सही से समझ नहीं पाया। मैं डेमो आपको यहाँ दे देता हूँ अभी। ये हमारे पास है जी प्रोवेंसेस की फाइल, राइट? इसके बाद आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं इसमें ये चाह रहा था कि अगर हम अलग से प्रोविंस को शो करते हैं और फिर देन हम उसमें से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके अलग से हाईलाइट कर दें, तो ऐसा कुछ फीचर है इसमें? अच्छा, ऐसा होता है ना जी, हाँ, ऐसा है कि इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग राइट, तो ये हमारे पास अभी आपके सामने प्रोविंसेस आ रहे हैं, राइट? तो इसमें से एक प्रोविंस, लाइक दिस इज पंजाब, दिस वन इज पंजाब। पंजाब को हमने सेपरेट कर दिया, एक्सट्रैक्ट हो गया। उसके बाद पंजाब के अंदर भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, ये डिवीजन्स हैं। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट्स ले आए, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के अंदर। इसके अंदर से फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट
हम कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप पंजाब की बाउंड्री सिलेक्ट करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास एक पंजाब की बाउंड्री आ जाएगी। उसके बाद आप ये एक डिस्ट्रिक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के साथ ये सारे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो सकते हैं। ये देखें, जितने डिस्ट्रिक्ट आप मर्जी सिलेक्ट करना चाहें, ये सारे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, 2 करें, 4 करें। कभी कभी ऐसा होता है हम अपनी स्टडी कर रहे होते हैं और हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 2 सिटीज होते हैं, 3 सिटीज होते हैं, 4 सिटीज होते हैं, समटाइम्स मोर और लेस। तो हम ऐसे अपने सिटीज को सिलेक्ट करके, अब जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा तो पंजाब की प्रोविंस की बाउंड्री भी आ जाएगी और उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स वो सारे आ जाएंगे। इज इट क्लियर जी? यस सर, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम जी। एमन प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो आपने बताया है कि इस तरह से एक्सट्रैक्ट करके हम किसी भी एक स्पेसिफिक पॉलीगॉन को या स्टडी एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका कोई और मेथड भी है या इट्स दिस ओनली मेथड? इसके बहुत से मेथड्स हैं जी। हम तो अभी कोर्स जो होता है वो आपको पता है, एक एक्सट्रैक्शन होती है किसी भी चीज़ की, उसमें हम जनरल डिस्कशन करते हैं ताकि जो बेसिक्स हैं वो सबकी क्लियर हो जाएं। तो इसमें डेफिनेटली और बहुत से तरीके होते हैं। जैसे एक यहाँ हम इसको इसको सिलेक्ट यहाँ से ना करें, हम इसके एट्रीब्यूट्स टेबल में जाते हैं। एट्रीब्यूट्स टेबल में से हम कोई भी चीज़, कोई सिटी है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसको सिलेक्ट करके यहाँ से, तो सेम उसी प्रोसेस से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर इसको ArcGIS में पाइथन का यूज़ करके हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और भी मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन फॉर कॉमन फॉर पब्लिक वो यही यूज़ होता है जो जनरल प्रैक्टिस यूज़ होती है। सर एक सिलेक्शन बाय लोकेशन भी होता है, आई थिंक उससे भी करते हैं। हाँ जी, सिलेक्शन बाय लोकेशन भी होता है, लेकिन वो डिटेल चीज़ें मेरा ख्याल है हम डीप डाइव अगर लगाएंगे तो बहुत टाइम उसमें कंज्यूम हो जाएगा। आगे हमने डेम भी देखना है, तो उस पे इंडिविजुअली हम ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। श्योर सर, थैंक यू। यू वेलकम जी। ओके देन, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हम डेम के साथ देखते हैं जी डेम क्या होता है। तो डेम एज नेम इंडिकेट्स इट्स डिजिटल एलिवेशन मॉडल। डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो होते हैं जी, पूरा ग्लोब जो है हमारे पास, ग्लोब इज नॉट अ स्ट्रेट सरफेस। एक सरफेस नहीं है जो कि स्ट्रेट हो। ग्लोब्स में अप भी हैं, डाउन्स भी हैं, कहीं पे रिजेस हैं, वैलीज हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे हिल्स हैं। तो less elevation, more elevation, highest peaks, and so many terrains and topographies are here on the globe. So हम ग्लोब की जब भी बात करते हैं या जीआईएस की जब बात करते हैं, तो जीआईएस में या रिमोट सेंसिंग में हम एलिवेशन को सबसे पहले स्टडी करते हैं और एलिवेशन को रेफरेंस रख के हम फर्दर अपनी तमाम स्टडीज करते हैं, इवन इन एटमॉस्फेयर और ऑन द ग्राउंड और एनीवेयर। किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जब आप यूज़ करेंगे किसी भी फीचर को, तो एलिवेशन को हम बेस बनाते हैं और एलिवेशन पे सारा काम करते हैं। लाइक फिजिकली हम देखते हैं ज़मीन पे हम चल रहे हैं और आगे एक पहाड़ आ गया है, तो ये एक एलिवेशन है। अब उस एलिवेशन को हम क्या करते हैं, डिजिटली अपने उसमें लेके आते हैं सॉफ्ट फॉर्म में। वो कैसे लेके आते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जो कि अब जो एक स्टैंडर्ड है वो है USGS का, जिसके लिए जो SRTM हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ सैटेलाइट्स के डेटा से हम डेम फाइल्स लेते हैं। तो डेम क्या है जी? डिजिटल एलिवेशन मॉडल। डिजिटल एलिवेशन मॉडल में हम एलिवेशंस को देखते हैं और एलिवेशंस देखने में भी हम कहते हैं जी फला चीज़ 20 मीटर ऊपर है या 20 मीटर नीचे है, तो उसमें रेफरेंस बहुत ज़रूरी होता है। वो रेफरेंस क्या है? वो मीन सी लेवल होता है। मीन सी लेवल से किसी भी जगह की जो हाइट है वो एलिवेशन कहलाती है। जैसे हमारे सिंध का एरिया है, सिंध में वो एरियाज भी हैं जो बिल्कुल समंदर के साथ साथ हैं, तो उनकी एलिवेशन लाइक हार्डली 10 to 20 मीटर होगी। ऊपर आते जाते हैं हम इस्लामाबाद में, हमारी जो है एलिवेशन वो ऑलमोस्ट अराउंड 500 to 600 मीटर होती है। और हम जाते जाएं नॉर्दर्न एरियाज में, तो हमारी हाइट जो है, एलिवेशन जो है वो 8000 मीटर एंड 8500 मीटर तक जाती है।
तो एलिवेशंस की बेस है मीन सी लेवल, और एलिवेशन इटसेल्फ बेस है फॉर फर्दर स्टडीज। तो एलिवेशन लेने के लिए मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। स्पेसिफिकली आजकल गूगल अर्थ इंजन यूज़ किया जाता है, जिस पे मल्टीपल सैटेलाइट्स का डेटा होता है, वो हम अपनी रेजोल्यूशन के साथ, रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम लेते हैं। रेजोल्यूशन पे बात आ गई तो मैं आपको लेक्चर से पहले एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा दैट आई थिंक नेसेसरी फॉर एवरीवन, कि रेजोल्यूशन हम अक्सर सुनते आते हैं अपनी होल स्टडी में कि रेजोल्यूशन 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 होती क्या है। बड़े सिंपल सी चीज़ है जी, कि रेजोल्यूशन जो है वो पिक्सेल्स का साइज जो है वो कम या ज़्यादा होना रेजोल्यूशन कहलाता है। रेजोल्यूशन जितने पिक्सल जो है, जितनी रेजोल्यूशन कोर्स होगी, हमारी स्टडी उतनी बेनिफिशियल नहीं होती। अपनी एक अच्छी स्टडी के लिए हमें हाई रेजोल्यूशन चाहिए होती है। उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको फिजिकली देना चाहूँगा। ये गूगल मैप पर एक छोटी सी एप्लीकेशन है, और ये एक डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है जी। लाइक ये ग्लेशियर का डेटा है जी, पाकिस्तान के जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनका डेटा है, उनकी शेप फाइल्स हैं बेसिकली। लाइक ये हमारे पास 0.1 डिग्री, 0.1 डिग्री डिग्री में रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन की भी जो यूनिट्स हैं वो हम मीटर में भी ले सकते हैं, डिग्रीज में भी ले सकते हैं, आर्क सेकंड्स में लेते हैं, सेकंड्स में लेते हैं। मल्टीपल यूनिट्स हैं जिसमें हम रेजोल्यूशंस को स्टडी करते हैं। तो ये एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 1 डिग्री जो है वो ऑलमोस्ट 111 किलोमीटर के बराबर होता है। और इसी तरह 0.5 डिग्री जो होता है वो 55, दैट इज हाफ ऑफ दैट। और इसी तरह मल्टीपल चीज़ें। अब 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री की फाइल हम देखते हैं कि हमें फिजिकली कैसे नज़र आएगी। 1 डिग्री की ये एक शेप फाइल है, इसको मैं पुटअप करता हूँ इस एप्लीकेशन में, तो ये हमें यहाँ बताता है पिक्सल्स। ये जो एक बॉक्स है ये एक पिक्सल है, और इसकी जो लेंथ और विड्थ है यहाँ पे अभी ये है तकरीबन 1 डिग्री की। इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, और बड़ा करते हैं। ये एक पिक्सल है, एक बॉक्स है, ये एक पिक्सल है। इसको हम मेजर करें तो ये इसकी नीचे बता रहा है हमारे पास टोटल लेंथ, देखिए 52 किलोमीटर नीचे बता रहा है, 52.4 समथिंग। तो एक्चुअली ये 55 होती है, हमारी सिलेक्शन में थोड़ी अप एंड डाउन हो सकता है। तो ये एक बॉक्स इतना है, 52 हॉरिजेंटली एंड 52 ही ये वर्टिकली भी होता है। ये एक पिक्सल है। अब हम थोड़ी हाई रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हाई रेजोल्यूशन में हमें पता है कि 0.25 पे जाते हैं, तो 0.25 का बॉक्स आप देखिएगा। ये देखें बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर ये दो बॉक्स ऑलमोस्ट आए हुए हैं, या हम पूरा बॉक्स एक अगर देख लें, यहां से हम देखते हैं कि ये एक पूरा बॉक्स है। देखिएगा जी, एक बॉक्स में कितने हमारे पास मजीद बॉक्सेस बन जाते हैं। ये हाई रेजोल्यूशन है, यानी नंबर ऑफ पिक्सल्स एड अप हो रहे हैं। इससे भी हम मजीद हाई रेजोल्यूशन पे जाते हैं, तो वी हैव 0.5 डिग्रीज एंड 0.1 को देखते हैं। 0.1 डिग्री की रेजोल्यूशन जो है वो हमें कैसे शो होगी, वही नंबर ऑफ पिक्सल्स उससे भी छोटे। देखें एक बॉक्स में और ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ा क्लियर सा एक रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझना चाहें तो। दिस इज अबाउट रेजोल्यूशन। तो कमिंग बैक टू टॉपिक जी, डेम की हम बात कर रहे थे, तो डेम का मैं आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ इसके रिसोर्सेज हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर मल्टीपल यूज़र्स, जो है वो मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करते हैं। बट स्टैंडर्ड इज यूएसजीएस, और यूएसजीएस का जो सोर्स है वो 30 मीटर रेजोल्यूशन देता है। डेम जो है वो मैक्सिमम जो है वो 10 मीटर की भी हमें मिलती है, 15 मीटर की भी मिलती है, लाइक सेंटिनल
सेंटिनल और कोपरनिकस के जो सोर्सेज हैं वो 10 मीटर और 15 मीटर तक भी हमें डैम देते हैं, बट वो जनरल यूज़ के लिए, जनरल प्रैक्टिस के लिए नहीं यूज़ किए जाते, क्योंकि एक कंप्यूटेशनली हम इतने रिच नहीं होते। दूसरा, हमारी जो सिस्टम की रैम एंड अदर स्पेसिफिकेशंस वो उसको समटाइम्स नहीं फुलफिल करती रिक्वायरमेंट्स। तो इसलिए 30 मीटर का जो है वो स्टैंडर्ड एक फिनोमेना है जो यूज़ किया जाता है। तो ये अर्थ एक्सप्लोरर जी, ये एक सोर्स है यूएसजीएस का। यूएस अर्थ एक्सप्लोरर पे हम जाएंगे, वहाँ लॉग इन करेंगे, लॉग इन करके अपना अकाउंट बनाएंगे और वहाँ से हम 30 मीटर रेजोल्यूशन का डेटा डाउनलोड करेंगे। कौन सा डेटा जी? डेम डेटा। ये टाइल्स की फॉर्म में डाउनलोड होता है। ये अर्थ एक्सप्लोरर नहीं ओपन हो रहा। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी जब आप डेटा डाउनलोड कर रहे हो लाइक यूएसजीएस, तो यूएसजीएस में मल्टीपल रीजंस की वजह से समटाइम्स हम डेटा डाउनलोड नहीं कर सकते, इनका सर्वर डाउन होता है, लिंक डाउन होता है। स्पेशली आजकल तो वो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं नासा में, और अमेरिका ने उस पर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। समटाइम्स वो हमें वो डेटा किसी भी सोर्स से अवेलेबल नहीं होता। लेकिन ये अर्थ एक्सप्लोरर से हम उस डेटा को डाउनलोड करने लगे हैं, वो नहीं हो रहा। दूसरा सोर्स ये है, ये DWTKN उसी का एक अल्टरनेटिव सोर्स है, इसको देखते हैं। अगर वो नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी बेस करता है उसी पे। लेकिन इसका इंटरफेस आप देखिएगा, ये अर्थ एक्सप्लोरर हमारे पास ओपन नहीं हो रहा, इसकी एक्सेस इस वक्त नहीं है। शायद 24 घंटे बाद हो जाए, 12 घंटे बाद हो जाए, 5 आवर्स बाद हो जाए। तो दूसरा सोर्स है हमारे पास, ये 30 मीटर SRTM टाइल डाउनलोडर। देखें, पूरी दुनिया को टाइल्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ। ये टाइल्स क्या है? बेसिकली ये लेट लॉन्ग्स हैं। लेट लॉन्ग्स को वही हाई रेजोल्यूशन के लिए मजीद हमने उसको ज्यादा पिक्सेल्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हम आते हैं अपने एरिया की तरफ, लाइक दिस इज इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम कोई भी डैम लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि हम फर्दर कल परसों या अपने अगले लेक्चर्स में हाइड्रोलॉजी की बात करेंगे, तो वाटरशेड डेलिनिएशन की बात करेंगे। वाटरशेड डेलिनिएशन में हमें सूट करता है वो एरिया जिसमें कि हाइट या एलिवेशन ज़्यादा हों। लाइक जैसे हमारा जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज एंड एंड्स अप टू सिंध, दैट इज इन आवर साउथ। और नॉर्थ से साउथ ये पूरे पाकिस्तान से ट्रेवल करके जाता है। तो इसका मोस्ट क्रिटिकल जो एरिया है वो है अपर इंडस बेसन। जैसे इंडस रिवर से इंडस बेसन बनता है, इसका एक अपर इंडस बेसन है, एक लोअर इंडस बेसन है। लोअर इंडस बेसन में मोस्टली प्लेन एरियाज हैं, अपर इंडस बेसन में हमारे पास हिली एरियाज, नॉट हिली बट माउंटेनियस एरियाज हैं। माउंटेनियस एरियाज में हमारे पास स्लोप अच्छे होते हैं, हमारी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो इनरिच होती हैं, तो हम उसको बहुत अच्छा स्टडी कर सकते हैं। तो हम अपनी सैंपल स्टडीज के लिए, या अपने जो हम स्टडी करेंगे, जो मैं आपके साथ करूंगा, अपर इंडस बेसन को हम लेंगे, ऊपर गिलगित के एरियाज और उसके राइट लेफ्ट जितने भी एरियाज हैं उसमें हमारे पास ट्रिब्यूटरीज अच्छी हैं, वी हैव गुड टोपोग्राफी, एलिवेशंस। ये हमारा पाकिस्तान है जी, दिस इज लाइक पाकिस्तान। इस पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हमने अपर इंडस बेसन में जाना है, तो लाइक दिस इज गिलगित बल्तिस्तान, श्रीनगर, आज़ाद कश्मीर, सेदू शरीफ। तो ये जो एरिया है, ये एरिया अपर इंडस बेसन कहलाता है। इसमें पाकिस्तान का कुछ एरिया भी आता है, कुछ इंडिया का भी आता है, चाइना का भी बॉर्डर आता है, तो नेपाल तक ये एक्सटेंड किया हुआ है। अपर इंडस बेसन बहुत क्रूशियल है हमारी स्टडीज के लिए, क्योंकि इट कंटेन्स ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स भी दुनिया के जो सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे दो पोल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज पाकिस्तान इज सेड टू बी थर्ड पोल इन दिस ग्लोब। थर्ड पोल किस लिए? कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ग्लेशियर्स इस पूरी जो ग्लोब पे हैं वो पाकिस्तान के बाद पास हैं, आफ्टर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऊपर हमारे पास आर्कटिक
आइस शीट्स हैं, नीचे हमारे पास अंटार्कटिका है जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, और तीसरे हाईएस्ट ग्लेशियर्स पाकिस्तान में है, अपर इंडस बेसन में। और इसकी वजह से हमारा जो इंडस रिवर है थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता रहता है, और हम अपने वाटर स्कैर्सिटी को या वाटर में जितने इनरिच है वो इसकी वजह से हैं। तो हम इसको करेंगे जी, टाइल वाइज डाउनलोड करेंगे। देखें, ये हम एक टाइल पे क्लिक करते हैं, ये कौन सी टाइल है? नॉर्थ 36 एंड ईस्ट 71, यानी एक्स जो है वो इसमें 36 है, वाई 71 है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। और इस इमेज को व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम ये सारी टाइल्स डाउनलोड करेंगे। ये कितनी टाइल्स डाउनलोड करेंगे? जितनी में हमें लगता है हमारा एरिया है। इसके लिए हम एक एस्टिमेट लेते हैं, लाइक गूगल से। इफ आई एम सेइंग दैट वी आर यूजिंग अपर इंडस बेसन, तो अपर इंडस बेसन जो अर्थ पे है वो हम पहले गूगल पे देखेंगे अपनी क्लेरिफिकेशन के लिए कि कहाँ लाए करता है, कहाँ हमें उसका थोड़ा अच्छा। देखें, ये पाकिस्तान का मैप है ऑलमोस्ट, और पाकिस्तान में ये ऊपर का जो एरिया है ये अपर इंडस बेसन है। नॉट रेड बट दिस कलर्ड मैप, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये ऊपर हमारा जो है ये अपर इंडस बेसन है। तो इस अपर इंडस बेसन को हम लेंगे, इसकी शेप फाइल भी लेंगे, इसी का डेम भी लेंगे, और इस पे फर्दर अपने सारे एनालिसिस करेंगे। तो आते हैं जी उस पे, इसको डेटा डाउनलोड करते हैं, टाइल्स डाउनलोड करते हैं, बट ये टाइल्स भी डाउनलोड नहीं हो रही है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमारा अर्थ एक्सप्लोरर का यूएसजीएस का जो लिंक है वो इस वक्त डाउन है, और यूएसजीएस की जो सर्वर है वो इस वक्त काम नहीं कर रहा। तो इसका डाउनलोड करने का तरीका बड़ा सिंपल है जी। हम अर्थ एक्सप्लोरर पे अपना अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे हम उसको डाउनलोड कर लेंगे टाइल्स को। तो ये किसी और टाइम अगर ये ओपन हुआ तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई हैव दीज ऑल टाइल्स विद मी, तो हम उसको देख के इस पे काम कर लेते हैं। इसकी डाउनलोडिंग हम दोबारा देख लेंगे किसी टाइम। ये हमारा जीआईएस है जी। जीआईएस में हम सबसे पहले आते हैं, अपनी टाइल्स लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पास वो टाइल्स ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, तो हम उसको शेयर करके देखें जी, ये इतनी टाइल्स पड़ी हैं। ये ये सारी टाइल्स डाउनलोड करनी है हमने, और इतनी टाइल्स डाउनलोड करके ये सारी हम अपने जीआईएस को देंगे फॉर आवर स्टडी। A lot of tiles we have, so it takes some time. इट्स 8:55। सेशन हमारा तो जनरली 9 o'clock एंड होता है, बट आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू बी पेशेंट, टू हैव सम पेशेंस, बिकॉज ये हमारी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की क्लास है। तो इसमें हम कहते हैं कि हमारा 1 घंटे का है, या जित जो भी टाइम होता है, समटाइम्स उससे ज़्यादा लगता है, बल्कि यूजुअली उससे ज़्यादा ही लगता है। तो आई होप कि इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जीआईएस का वर्जन भी पुराना है, तो इस पे प्रोसेसिंग भी थोड़ा टाइम लेती है। आज जीआईएस प्रो की बारे में बात कर रहे थे बहुत से पार्टिसिपेंट्स ग्रुप में, तो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा
So on completion of course, I will share ArcGIS Pro with you people with full crack and latest version. और हम एक क्लास में उसकी जो इंटरफेस है उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि वो स्टार्ट कैसे होता है, इंस्टॉल कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है, और उसका की वर्क कैसे होता है। बाकी फर्दर वर्किंग तो हर एक अपना करता है इंसान। ये हमारी कुछ टाइल्स हैं जी, कुछ इसमें मिसिंग भी हैं, कुछ लेट्स सी हम देखते हैं कि इसमें कैसे। ये हमारी एक एक टाइल है, लुक। एक टाइल जो है वो 30 मीटर की है। दिस लास्ट वन टाइल, इस लास्ट टाइल को देखें, ये मैं अनसेलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये बहुत सी टाइल्स हैं जी। अब ये एक एक टाइल अलहदा से पड़ी हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो हम करते हैं, इसको मोज़ेक करते हैं, यानी इन सारी टाइल्स को एक टाइल बनाते हैं, इनको मोज़ेक करके। तो सर्च में जाएंगे जी, हम अपने टूल्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। मोज़ेक इज़ वेरी कॉमन फॉर मर्जिंग द टाइल्स, मोज़ेक टू न्यू रास्टर। ये सारी की सारी रास्टर्स पड़े हैं हमारे पास, इसको हम मोज़ेक करते हैं न्यू रास्टर पे। मोज़ेक टू न्यू रास्टर डेटा मैनेजमेंट। ये सारी इसमें टाइल्स डाल दी जी। आउटपुट लोकेशन दे दी हमने इसे। आउटपुट लोकेशन लेट से मैं यही फोल्डर दे देता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ। इस फोल्डर को सिलेक्ट किया, ऐड किया, और यहाँ पे वो मांग रहा है कि अपने रास्टर डेटा सेट का नाम दें। रास्टर डेटा सेट का नाम मैं देता हूँ टेस्ट डेम, SRTM लेट से, एंड एक्सटेंशन देनी है .tif। स्पेशल रेफरेंस नहीं देते। ये पिक्सल टाइप इसका जेन्युइन सिलेक्ट हुआ हुआ है 8 बिट, तो हम 8 बिट के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। नंबर ऑफ बैंड्स जो है ये हमेशा हम देते होते हैं 1, एंड दैट्स इट। इसको हम ओके करते हैं तो ये मोज़ेक होके हमें एक फाइल में अभी ये चीज़ मिल जाएगी। जब ये मोज़ेक हो जाएगा फिर हम इसमें अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की शेप फाइल डालेंगे और उसमें से अपने डेम को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अगेन इट may take some time। डेम के हवाले से कल एक भाई ने क्वेश्चन किया था जी कि डेम हम जब लेते हैं तो डेम में हमेशा 100% रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि वो हम डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोडिंग में और फिजिकली डेटा एक्वायर करने में इट्स बिग डिफरेंस। जब हम फिजिकली कोई डेटा एक्वायर करते हैं तो ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर ऑन आवर साइड। हम अपने हिसाब से अपनी मर्जी से सारा डेटा एक्वायर करते हैं। बट जब हम डाउनलोड करते हैं तो हम किसी का बनाया हुआ डेटा डाउनलोड कर रहे होते हैं। उसमें समटाइम्स फुली पैरामीटर हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी के रखते हैं, जो कि अलाइन नहीं कर रहे होते, सिंक्रोनाइज नहीं होते उस डेटा की रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो हमारा जो डेटा डेम स्पेशली जो हम डाउनलोड करते हैं वो 100% करेक्ट नहीं होता। 100% करेक्ट नहीं होता तो उसको 100% करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक प्रोसेस है ग्राउंड ट्रूथिंग।
ग्राउंड ट्रूथिंग कैसे करते हैं कि गूगल अर्थ इंजन में या सिंपली गूगल अर्थ में जाके हम अपने डेटा को देखते हैं, पॉइंट मैच करते हैं अपने उस सारे जो डैम में हमारी टोपोग्राफी है उस टोपोग्राफी को गूगल अर्थ से मैच करते हैं। ये सारे काम हम करते हैं उस वक्त जिस वक्त हम पर्टिकुलरली डैम पे ही काम कर रहे हों। जब डेम हमारे पास सिर्फ एक सपोर्टिंग करेक्टर है, हम एक बेस चाहिए जिसके ऊपर हम फर्दर अपना काम कोई कर रहे हैं, लाइक कोई ग्लेशियर पे काम कर रहा है तो वो ग्लेशियर्स पे काम करेगा। जब कोई किसी वाटर क्वालिटी पे किसी एलिमेंट पे काम कर रहा है तो वो काम करेगा। उसके लिए डैम जो है वो एक रेफरेंस है या बेस है। तो उसमें प्लस माइनस सम मीटर्स की जो है वो लिवरेज होता है कि इतना फर्क उसमें एक्सेप्टेबल होता है। और वो ऑथर्स को, एग्जामिनर्स को, एडिटर्स को वो पता होता है कि इतना मार्जिन होता है उसमें। बट पर्टिकुलरली जो रिमोट सेंसिंग और आर्कजीआईएस पे काम करने वाले लोग होते हैं जो इसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, उनके लिए ये वेरी क्रूशियल है कि वो ग्राउंड ट्रूथिंग करें। ग्राउंड ट्रूथिंग का जो सबसे एक्यूरेट तरीका है वो होता है फिजिकली डेटा एक्वायर करना सम पॉइंट्स पे टू मेक सिमिलरिटी विद डाउनलोडेड डेटा। उसके लिए रिमोट सेंसिंग में आजकल लेटेस्ट दौर है तो वो ड्रोन्स यूज़ करते हैं हम। एक स्मॉल ड्रोन्स होते हैं जिनको हम डेटा एक्वायर करने के लिए यूज़ करते हैं। उससे हम एलिवेशन डेटा लेते हैं कुछ पॉइंट्स पे और उसको टैली करते हैं अपने डाउनलोडेड डेटा के पॉइंट्स के साथ। और दिस इज कॉल्ड ग्राउंड ट्रूथिंग, ट्रू ग्राउंड ट्रूथिंग, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है उसको एक्यूरेसी का। तो ऐसे हम करते हैं। अदरवाइज अगर ये चीज़ें, ये सोर्सेज रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं तो सिंपली हम उसको गूगल अर्थ पे जाके, अगर रिक्वायरमेंट हो, किसी भी स्टडी की रिक्वायरमेंट है कि आपने उसके मार्जिन्स जो अगर बिग मार्जिन्स हैं तो उसको रिमूव करना है या उसको रिजेम्बलेंस उसकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम गूगल अर्थ पे जाके उसको ग्राउंड ट्रूथिंग करके पॉइंट्स लेके और उसको डेटा को क्लीन कर देते हैं। बिल्कुल रिजेम्बलेंस होती है उसकी डेटा के साथ। तो ये मोज़ेकिंग हो रही है जी, इस पे थोड़ा टाइम शायद लग जाए। तो हम आते हैं इसकी शेप फाइल जो है वो लेते हैं। अपर इंडस बेसिन की शेप फाइल ऑनलाइन भी मिल जाती है। बहुत से बेसन्स होते हैं जिनकी शेप फाइल्स आपको थोड़ी सर्च एंड रिसर्च के बाद मिल जाती है। अगर नहीं मिलती तो वो हम खुद बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो अगले लेक्चर में हम वाटरशेड डिलिनिएशन करेंगे तो उसमें वो चीज़ डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जी मैं शेप फाइल लेता हूँ अपर बेसन की। लाइक ये मेरा फोल्डर है तो इसमें मैंने ड्रैग करके अपनी शेप फाइल डाली अपर बेसन की। ये हमारी अपर बेसन की शेप फाइल है। इसके कलर्स को मैं रिमूव करता हूँ। तो जब हमारी मोज़ेकिंग हो जाएगी तो मोज़ेकिंग के बाद अपनी इस शेप फाइल के थ्रू मैं अपने सिलेक्टेड जो हमारा अपर बेसन का एक्चुअल एरिया है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसको कहते हैं मास्किंग। मास्किंग मीन्स कि एक चीज के होते हुए किसी दूसरे चीज को अचीव करना। तो इसको हम मास्किंग करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी शेप फाइल के थ्रू। किसी कोई कोई भी एरिया की शेप फाइल है उसमें से कोई भी जो वेरिएबल्स होते हैं हम ले सकते हैं। मोज़ेकिंग हो जाएगी फिर हम फर्दर चलते हैं। एंड अगेन आई होप कि आप लोग पेशेंटली सुन रहे होंगे क्योंकि टाइम ऊपर हो रहा है। तो बहुत सा मेस बन जाता है हमारे जीआईएस में जब इतनी मल्टीपल टाइल्स हम एक साथ मोज़ेक कर रहे होते हैं। स्पेशली जब हम बिग एरिया पे काम करते हैं तो हमें और ज़्यादा टाइल चाहिए होती हैं। ऐसे ही अगर 10 मीटर्स की टाइल्स हम लें किसी और सोर्स से तो उसमें और इससे भी ज़्यादा टाइल्स आती हैं। जी प्लीज़ मोहम्मद अहमद अहमद। सर मेरा क्वेश्चन ये है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि अभी मैंने आपके रिकॉर्डिंग लेक्चर देखा है, उसमें वो डेटाबेस आपने क्रिएट की थी
इधर जी जी। रिकॉर्डिंग के अंदर आपका एक फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ था जिसके आपने राइट क्लिक करके ना वो एक स्टैंडर्ड फाइल वो डेटाबेस क्रिएट की थी, लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा उधर, क्योंकि हमारे पास तो फाइल ऑलरेडी बनी हुई नहीं हुई है। तो इसका कोई अ, बता दूं? मेरे पास ये देखिए जी, कल मैंने वो डेटाबेस बनाना सिखाया था ना, मैंने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई थी आपको उसकी। जी जी सर, इसमें हमारी फाइल नहीं, ये जिस तरह आपका ये है ना डाटा फॉर जीडीपी, ये नहीं बना हुआ हमारा। डेटा फॉर जी, ये देखें, ये मेरा फोल्डर में बना हुआ है जियो डेटाबेसेस। इसमें ये मेरे पास डेटाबेस बनी हुई है। इसको मैं ऐड करके मैं देखता हूँ, इसमें मैंने ये कितनी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। इसमें ये शेप फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, और इसमें ये बहुत सी इसमें डेम फाइल्स भी पड़ी हुई हैं। ये आपका ओपन नहीं हो रहा या शो ही नहीं हो रहा? सर हमारे पास ये नहीं शो हो रहा, वो दूसरे ऑप्शन उसके अंदर आ रहे होते हैं, मतलब जिस तरह आप क्रिएट करते हैं ना कि वो ये मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड डाटा जाहिद फाइल। भाई आपने प्रोवाइड नहीं किया था। ये आपने कहा था कि नेक्स्ट में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब डेटाबेस मतलब डाटा प्रोवाइड करेंगे ना अकॉर्डिंगली। ये गालबन उसकी बात कर नहीं रहे हैं। नहीं, इसमें तो कोई डेटा प्रोवाइड करना ही नहीं है, ये तो एक प्रोसीजर है। ये देखें, ये कोई भी फोल्डर एक्स वाई जी में एक फोल्डर लेता हूँ। इस फोल्डर में मैं राइट क्लिक करके जीआईएस हेवी हो रहा है, राइट क्लिक करके सिर्फ डेटाबेस हम बनाते हैं, जियो डेटाबेस, नॉट डेटाबेस, जियो डेटाबेस हम यहाँ पे बनाते हैं, ये न्यू, और ये फाइल जियो डेटाबेस, फाइल जियो डेटाबेस बना के। जी सर, ये जिस तरह आपने अभी ये ऑप्शन ओपन किया ना न्यू और नीचे फाइल डेटाबेस, ये हमारे पास शो नहीं होते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बड़ा कॉमन सा है। हमारे पास दूसरे ऑप्शन शो होते हैं अलग, शायद कोई वेरिएंट का डिफरेंस होगा या कुछ और। आपके पास क्या शो होता है? आप मुझे ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं उसको देख के आपको वो बता दूंगा। मुख्तलिफ वर्जन्स के थोड़ा डिफरेंट हो भी सकते हैं, बेसिक वर्जन्स में सारे सेम होते हैं। उसमें जो होता है हमारे पास प्रो, प्रो में डिफरेंट होता है। मेरी बैटरी एक मिनट जरा एंड हो रही है। प्रो में डिफरेंट होता है जी, बेसिक में सेम होता है। स्टिल आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनली कर लें या ग्रुप में कर लें, व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो मैं आपको उसका बता दूंगा। ठीक है जी। जी सर, उसके अलावा काइंडली कोई चैनल रिकमेंड कर दें जिसमें हमें बिल्कुल बेसिक से वो बताएं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बार बार तंग करके पूछ नहीं सकते, वो बहुत बेसिक सी चीज़ है ना, हम बिगनर हैं तो थोड़ा इशू आ हाँ, सकता मैं आपको कोर्स भी बता दूंगा जी। और आप तंग करें जनाब, जब तक कोर्स है हम आपके हैं, जितना मर्जी है तंग कर लें। कोर्स के बाद तंग मत कीजिएगा, बस कोर्स तक तंग करते रहें। है। सर आज मैसेज किया आपने, रिप्लाई नहीं किया। ना कर यार, ऐसा नहीं हो सकता, रिप्लाई किया होगा। अब अवेलेबिलिटी के हिसाब से करेंगे। हाँ, चलें उसको हम देख लेंगे। तो आप मैसेज कीजिएगा जी, मैं आपको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास जी डेम हमारा हो गया। इस डेम हमारा मोज़ेक हो गया। इसमें कोई ग्लिच आया है जी, जिसकी वजह से इसके पिक्सल जो हैं वो कोई ना कोई एम्प्टी रह गया है, और उसकी वजह से ये सही मोज़ेक नहीं हुआ, तो हम इसको दोबारा मोज़ेक करेंगे। तो अगेन वही बात कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जीआईएस में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक एक चीज़ नंबर ऑफ टाइम्स उसमें हमें रिपीट करनी पड़ती है। बहुत सी बेसिक चीज़ें होती हैं जो समटाइम्स रह जाती हैं। तो जाहिद भाई ये जब वाटर डिलिनिएशन का हम करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर तो हमें छोटी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होती है ना, क्योंकि पानी का पैथवे सारा असेस करना होता है। तो ये तो फिर हाँ जी, वाटर डेलिमिनेशन। जी जी, प्लीज़ बताइए। तो मेरा मतलब ये तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा करेगा अगर हम बहुत छोटी रेजोल्यूशन पे जाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा फाइल्स होंगी ना।
हाँ जी, इसमें एक्चुअली ऐसा होता है, 30 मीटर रेजोल्यूशन इटसेल्फ बहुत हाई रेजोल्यूशन है। यानी इससे हाईएस्ट दो ही रेजोल्यूशन अवेलेबल हैं पब्लिकली, या 15 मीटर है या 10 मीटर है। बाकी उससे भी ज़्यादा हैं, वो पेड मिल जाती हैं, लेकिन ये 30 मीटर इटसेल्फ भी बहुत बड़ी चीज़ है। ArcGIS प्रो अब यूज़ होता है, वो उसका मकसद ही ये था कि ये जो पुराने वर्जन्स हैं, 10.4 इज़ टू ओल्ड, ये बहुत पुराना वर्जन है। बट इस पे हम क्यों कर रहे हैं कि ये सबकी सिस्टम के साथ कंपेटेबल होता है। जब आप नया सिस्टम यूज़ करते हैं, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स जो बीएस के होते हैं, बीएस में हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं होते, हम इतने अच्छे कंप्यूटर नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हमने जस्ट अपनी डिग्री के लिए काम करना होता है, तो 10.4 या मैक्सिमम 10.5 यूज़ करते हैं। उसमें ये बहुत चक्कर होते हैं कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हम एक एक चीज़ को टच कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि हम इसको मोज़ेक करते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी इसकी शायद मोज़ेक शुदा फॉर्म पड़ी हो। मैं आपको तरीका बता के पार्टिसिपेंट्स को मोज़ेक फाइल निकाल के उस पे हम आगे चल सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर मैं समझ रहा हूँ, मैं तो वैसे ही कंफ्यूज था कि ये टाइम फिर तो हमें काफ़ी लग जाया करेगा इस तरह। हाँ जी, ये अब टाइम तो लगेगा ना सर, जीआईएस कर रहे हैं, कोई थ्योरी का क्लास तो नहीं है ना। जीआईएस में ये प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सा टाइम लग जाता है। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हम जी प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, उसमें से हमने जैसे एक्सट्रैक्ट कर दिया इसको, एक्सट्रैक्ट बाय मास करते हैं। तो मैं अभी एक्सट्रैक्टेड मास्क आपको बताता हूँ। एक्सट्रैक्टेड फाइल हम ले आते हैं, इन सारों को अनसेलेक्ट, देखें एक एक को अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है जी कि मैं आपको प्रोसीजर बता दूं, पार्टिसिपेंट्स उस पर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद कोई मुश्किल होती है तो वो 7 दिन के लिए तो मैं आपको अवेलेबल हूँ ना जी। आप मुझे वर्किंग आवर्स में ये लोग मैसेज कर दें, तो मैं अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक इंशाल्लाह सबको रिप्लाई कर दूंगा। जाहिद सर, मेरा भी एक छोटा सा सवाल है, जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो मैं अगर पूछ लूँ। जी प्लीज़। सर, जैसे आपने ये 2-3 बार ये बात मेंशन की है कि 30 मीटर तक तो अवेलेबल मैंने देखे हैं ग्लोबल रिसोर्सेज जितने भी है। आपने कोपरनिकस की और सेंटिनल की बात की है कि ये 10 मीटर में और 15 मीटर में भी अवेलेबल है पब्लिकली। मैंने सर काफ़ी इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश की है। इवन इसमें मैंने जापान का भी जो है AW30 3D उस पे भी, और SRTM है, फिर हमारा एस्टर है, ये सारों को एनालिसिस करने की कोशिश की, मगर मुझे 30 मीटर से नीचे अनपेड वर्जन में कहीं भी कुछ नहीं मिला। अगर आपके पास इस तरह की कोई एक्सेस है या वेबसाइट का आपको आइडिया है जिसमें 10 मीटर या 15 मीटर कोपरनिकस की ही बात हम कर लें, तो मैं तो इस पर काफ़ी अरसे से इसको देख रहा था या सर्च कर रहा था, तो मुझे तो नहीं ये कहीं मिला। तो शायद अगर आप काइंडली अभी ना शेयर कर सकें, बाद में मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर दूं, बाद में कर दें यहाँ पे भी, तो ये बड़ी हेल्प हो जाएगी। जज़ाकल्लाह सर। श्योर जी। अच्छा, इसमें ऐसा है जी, आपने गूगल अर्थ इंजन पे कभी काम किया हो? गूगल अर्थ इंजन पे जब हम कोपरनिकस का डेटा लेते हैं तो वहाँ हमें 10 मीटर का डेटा मिल जाता है। बट स्टिल लोग क्यों नहीं यूज़ करते कि वो बहुत से उसमें ग्लिचेस होते हैं, बहुत हाई रेजोल्यूशन का होने की वजह से इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट स्टिल स्टूडेंट्स पीएचडी में हमारे यहाँ यूज़ करते हैं गूगल अर्थ इंजन से सेंटिनल का, और ये दूसरा कोपरनिकस का डेटा यूज करते हैं। दूसरा, कोपरनिकस की साइट से 10 मीटर का डेटा डाउनलोड हो जाता है। उसके लिए मैं आपको मतलब लिंक ही दे सकता हूँ। बाकी मैं इस पे वर्कआउट करूंगा कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो आई विल लेट यू नो इंशाल्लाह। जी जी सर, लिंक लिंक ही मिल जाए, यही बहुत बेहतर हो जाएगा कि मुझे वो श्योर जी। एक्सेस मिल जाए, मैं डाउनलोड इंशाल्लाह उसको कर लूंगा। अगर मजीद हेल्प रिक्वायर हुई तो मैं आपसे इंशाल्लाह पूछ लूंगा किसी भी जगह पे। जज़ाकल्लाह श्योर सर, जी। थैंक यू। थैंक यू जी।
किसी और ने कोई बात सजेस्ट करनी हो, कुछ पूछना हो, कोई शेयर करना हो, इवन कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो प्लीज़, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। वी हैव नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और हर कोई अपने आप में बहुत सा नॉलेज रखे होता है। अब्दुल बासित प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। एक चीज़ कंफर्म करनी थी कि इसमें चूंकि हमारा डेटा पुराना है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और आउटडेटेड डेटा इसमें काफ़ी हिंड्रेंस वो खड़ी कर देता है इस हवाले से। तो रिसर्चेस के हवाले से और हमारा ओवरऑल ग्लेशियर कवर के हवाले से और कितने हमारे पास वाटर रिजर्व्स मौजूद हैं, तो इस हवाले से बता सकते हैं आप कि इसका क्या हाल है या कोई इसका ये प्रॉब्लम के साथ ही हमें वर्क करना होता है। हाँ जी, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली ऑनलाइन रिसोर्सेज में ग्लेशियर्स का इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए इंटरनेशनली ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ओजीजीएम एक मॉडल इन्होंने डिज़ाइन किया और उस पे वर्कआउट किया। उस पे मॉडल्स का डेटा रखा, ग्लेशियर मॉडल्स का डेटा। तो ओजीजीएम एक ग्लेशियर मेल्ट मॉडल है। उस पे आपको ग्लेशियर्स का तमाम मॉडल का डेटा मिल जाएगा। ये मॉडल्स का डेटा होता है। दूसरा एक सोर्स होता है आरजीआई। आरजीआई बोलते हैं रेडोल्फ ग्लेशियर इन्वेंटरी। ये रेडोल्फ ग्लेशियर इन्वेंटरी ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से आपको ग्लेशियर्स का अपडेटेड डेटा मिल जाता है। वो इतना अपडेटेड तो नहीं होता कि टिल टू डेट हो, बट स्टिल इट हेल्प्स अलॉट। तो आपको इस आरजीआई से अच्छा डेटा मिल जाएगा। और ओजीजीएम की एक वेबसाइट है, उस पे आप जाके, ओजीजीएम इटसेल्फ एक वेबसाइट का वो है, आप उसमें जाके ओजीजीएम के मॉडल्स डेटा यूज़ कर सकते हैं। मॉडल्स में जो है वो हिस्टोरिकल डेटा भी होता है और फ्यूचर का डेटा भी होता है। हिस्टोरिकल लाइक वो डेटा सन 2000 से स्टार्ट हुआ है एंड 2100 तक हो जाता है। और बाकी आरजीआई से टिल टुडे आपको सारा ग्लेशियर्स का डेटा मिल जाता है। डज इट मेक सेंस जी? कुछ आपके लिए है बेहतर ये बात? जी बासित सर, आप काइंडली नेम रिपीट कर सकते हैं दोनों के जो आपने बताए? OGGM, कैपिटल OGGM, ग्लेशियर मेल्ट मॉडल, and the other one is RGI, Redolf Glacier Inventory। ये ठीक, डेटा थैंक यू वेरी मच। एनसी फाइल में होता है, क्योंकि ये ग्लेशियर्स का डेटा एक बहुत इनलार्ज डेटा होता है, एनसी फाइल में होता है। तो एनसी फाइल फिर मोस्टली पाइथन पे हैंडल की जाती है या लिनक्स पे हैंडल की जाती हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। तो ये हमारा मोज़ेकिंग में जी इस वक्त थोड़ा ग्लिच आ रहा है, तो टाइम की कमी की वजह से हम उसको दोबारा से मोज़ेक करने के बजाय मैं आपको उसका वो बताता हूँ वर्जन, एक्सट्रैक्टेड वर्जन बताता हूँ। ये है हमारा पाकिस्तान शेप फाइल्स एंड दिस इज 30 मीटर रेजोल्यूशन। ये हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है जी अपर इंडस बेसिन को। ये हमारी शेप फाइल में हमारे पास अपर इंडस बेसिन का डिजिटल एलिवेशन मॉडल पड़ा हुआ है, डेम। ये हमारे पास डैम है। इस डैम को देखें, इसकी ये हाइट है 280 मीटर, इसकी लोएस्ट हाइट है। और हाईएस्ट जो इसकी रैंक है वो 8583 मीटर है। ये मीटर में एलिवेशन होती है, मीटर यूनिट में इसकी एलिवेशन होती है। और ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप इसकी एलिवेशन वेरी करती है। इसकी एलिवेशन वेरी करती है, उसको हम फर्दर देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं। अच्छा, ये रास्टर डेटा है। रास्टर डेटा का जनरली एट्रीब्यूट टेबल नहीं होता,
तो इसको एट्रीब्यूट देखने के लिए हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसका एट्रीब्यूट डेटा बनाते हैं और वो हमें फिर सारी चीज़ें शो होती हैं। इसकी प्रॉपर्टी में आते हैं जी। प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी रेजोल्यूशन ये होती है सेल साइज एक्स वाई। यहाँ पे ये दिया हुआ है 0.002, हालांकि हम बात कर रहे हैं कि ये 30 मीटर रेजोल्यूशन है इसकी। तो 30 मीटर यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ कि ये डिग्रीज में दे रहा है? इस वक्त डिग्रीज में क्यों दे रहा है कि ये हमारे पास जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम WGS 1884 जो है वो 1984 सिलेक्ट हुआ है, इसलिए डिग्रीज में दे रहा है। तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, प्रोजेक्टेड में। ये इसके फाइल साइज एंड बाकी चीज़ें। यहाँ इसकी इंपॉर्टेंट एक जो और चीज़ है, ये देखें, ये हमारा स्पेशल रेफरेंस है जो हमें बताता है कोई भी जब आप डेटा लें तो सबसे पहले उसका ये राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं, उसका सोर्स देखें कि उसकी रेजोल्यूशन कितना है, एक्स वाई कितने हैं उसके, और फिर उसके बाद उसके ये स्पेशल रेफरेंस देखें कौन सा है। इसके बाद आप कोई काम करना उस पर शुरू करें। देन इसकी सिंबोलॉजी में आते हैं। सिंबोलॉजी में हमारे पास स्ट्रेच डेटा है, ये हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड क्यों करते हैं? क्लासिफाइड हम इसलिए करते हैं जी कि हमारा जो एलिवेशन डेटा है इसमें डिफरेंट एलिवेशंस हैं। कोई ये नहीं कि जैसे ज़मीन से हम छत पे अगर चले जाएं तो हमने डायरेक्ट रस्सी के थ्रू ऊपर जा सकते हैं या सीढ़ियों के थ्रू जा सकते हैं। रस्सी से अगर हम जाते हैं तो वो डायरेक्ट नीचे से ऊपर जाते हैं एक ही फ्लो में। सीढ़ियों में जाते हैं तो हम डिफरेंट एलिवेशन कवर करके जा रहे होते हैं। तो हमें उस डिफरेंट एलिवेशन का पता होना चाहिए ताकि हम अपनी जो रिक्वायर्ड एलिवेशन है उस पे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज या मुख्तलिफ वेरिएबल्स को जांच कर सकें। तो यहाँ पे जी हमारे पास नेचुरल ब्रेक्स हैं। इसमें हम कहते हैं कि मैं अपने एरिया को 8 क्लासेस में डिवाइड करता हूँ। ये नेचुरल ब्रेक्स हैं, खुद ही हो गई हैं, ये इसकी ब्रेक्स की हुई हैं 8 क्लासेस में। जब इसको मैंने किया, इसके रैंप को मैंने कलर दिया। यूजुअली ये कलर सिलेक्ट किया जाता है इस, अप्लाई करते हैं हम, ओके। ये हमारी क्लासेस बन गई, ये हमारी क्लासेस बन गई हैं इसकी। अब ये रेड क्लास क्या शो कर रहा है यहाँ पे? लोएस्ट एलिवेशन, और ब्लू वन इज टॉप एलिवेशन। टॉप एलिवेशन इन एरियाज में है जहाँ पे डेफिनेटली ग्लेशियर्स हैं। इट मीन्स के ग्लेशियर है, इसीलिए वो इतना एलिवेटेड है। तो ये हमारी एलिवेशन शो हो रही है जी, ये उसकी क्लासिफिकेशन। तो डेम में सबसे पहले हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपना डेम लेते हैं। डेम की स्टडी करने के लिए सबसे पहले उसको क्लासेस में कन्वर्ट करते हैं। क्लासेस के बाद, अब ये सारी क्लासेस हैं तो इसको इन क्लासेस के बजाय हम इसको अपनी मतलूबा क्लासेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको करते हैं रिक्लासीफाई। रिक्लासीफाई का टूल यूज किया, रिक्लासीफाई स्पेशल एनालिस्ट। रिक्लासीफाई में आए, अपनी इसमें हमने डाली रास्टर फाइल। देखें, ओल्ड वैल्यूज ये हैं जो हमने इसको दी हुई हैं, इसकी एलिवेशन की वैल्यूज। न्यू वैल्यूज हमें अपनी मर्जी की रख सकते हैं। अब यहाँ से एलिवेशंस चेंज भी कर सकते हैं, बट हम कहते हैं ठीक है, जो ये इसकी एलिवेशंस हैं इसके मुताबिक हमें हमारी वैल्यूज दे दो। इसमें फिर आउटपुट सिलेक्ट करके जस्ट आपने इसको ओके करना है और हमें ये रिक्लासीफाई इमेज मिल जाएगा, रिक्लासीफाई रास्टर मिल जाएगा। ये हमारे पास एक टेरेन हमें मिल गई जिसका हमने बेसिक एनालिसिस किया, उसके टॉप टू बॉटम एलिवेशंस को डिफरेंशिएट किया, उसकी क्लासेस बनाई, क्लासेस के बाद उसको रिक्लासीफाई किया। रिक्लासीफाई क्लासेस इसलिए बनाते हैं कि एलिवेशंस को हम देख सकें कि किस एलिवेशन पे कौन सा फिनोमेना अकर करता है। रिक्लासीफाई इसलिए करते हैं कि जो क्लासेस हमारे पास नेचुरली बन रही होती हैं उनको हम अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सिलेक्ट करें या उनको मोल्ड करें अपनी मर्जी के मुताबिक। तो हमने स्टार्ट में आउटलाइंस में देखा था कि हमने इस वक्त स्लोप देखना था, एस्पेक्ट और हिल शेड, ये 3 चीज़ें देखनी थी। फिर इस पे कंटूर मार्किंग भी होती है और बहुत सारे काम होते हैं, बट हम सिंपल सिंपल जनरली देखेंगे। ये एक प्रॉब्लम हमें शायद डेली फेस करना पड़े कि कोई भी हम इस पे अकरिंग करेंगे तो इट टेक्स टाइम, और ये बहुत सा टाइम लग जाता है। तो इसका कोई हम सोल्यूशन देखेंगे।
तब तक हम ये देख लेते हैं जी, स्लोप हमने कहा इसका निकाले। अच्छा, जब भी हम डेम को देखते हैं तो डेम में स्लोप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्लोप क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन एलिवेशन। जैसे हमने कहा कि एलिवेशंस मुख्तलिफ होती हैं, तो भाई उन एलिवेशंस का काम क्या है? उन एलिवेशंस का हम देखते हैं स्लोप। स्लोप मींस कि कोई एलिवेशन कितनी जेंटल है या कितनी स्टीप है। जेंटल मीन्स फ्रॉम लाइक नियर टू जीरो और 0 to 20 मीटर या 30 मीटर। और स्टीप कौन सी होती हैं? जो टुवर्ड्स 90 इंक्लाइंड होती हैं, लाइक 80, 70, 70 to 90, ये बिल्कुल स्टीप होती हैं। ठीक है जी। फिर स्लोप हम जब फाइंड करते हैं तो स्लोप फाइंड होता है या डिग्रीज में या परसेंट में। तो यूजुअली जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो डिग्रीज में कैलकुलेट किया जाता है। तो डिग्रीज में 0 से 90 तक होता है, ये उसकी क्लासिफिकेशन है छोटी सी, कि 0 से 1 तक फ्लैट स्लोप शो होता है, 1 से 3 तक स्लाइटली सॉफ्ट स्लोप, 3 से 5 तक सॉफ्ट स्लोप, 5 से 15 तक मॉडरेट स्लोप, और 15 से मैक्सिमम जितना होता है वो स्ट्रॉन्ग स्लोप होता है। स्ट्रॉन्ग स्लोप इज स्टीप स्लोप, लाइक आई टोल्ड यू के ये नियर टू 90 होता है, 70, 75, 80, 85 to 90 तक होता है, ये इसका स्लोप होता है। अब हम स्लोप इसका फाइंड करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास हमारी मर्जी की क्लासेस बन गई, 1 2 3 4 5। इसको मर्जी से रंग दे सकते हैं जो कलर हम देना चाहें, या और इस पे जो भी काम करना चाहें। तो ये हमारी री क्लासेस हैं। अब हम आते हैं सर्च में। सर्च में हम सिंपली स्लोप का टूल यूज करेंगे। स्लोप स्लोप में हम कहते हैं स्लोप स्पेशल एनालिस्ट। इसमें हमने दी अपनी बेसिक एसआरटीएम। इसमें यह ऑप्शन होता है कि आपने डिग्री में मेजर करना है या परसेंट में मेजर करना है। हम डिग्रीज में यूजली मेजर करते हैं, तो जस्ट वी से ओके, और ये यहाँ पे भी इसका स्लोप निकाल देगा। तो ये होता है इसका स्लोप जी। स्लोप के बारे में कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछिएगा, ताकि हम मजीद क्लियर हो सकें एक दूसरे से। उसके बाद दूसरी चीज होती है एस्पेक्ट। ये बड़ा जरूरी होता है इसका निकालना। क्यों जरूरी होता है? कि हम कहते हैं स्लोप है। स्लोप का मतलब जी, ये आपका एरिया है, इसमें बहुत से स्लोप है। लेट्स से मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 10 स्लोप्स हैं। तो हम कहते हैं यार स्लोप है किस तरफ भाई, ये तो बताओ। नॉर्थ में है, ईस्ट की तरफ है, वो किस तरफ, डायरेक्शन उसकी किस तरफ है स्लोप की। लाइक एक लेडर है, लेडर की इंक्लाइंड सरफेस है, एक सीढ़ी जो हम छत के लिए लगाई हुई है, तो उसकी वो जो इंक्लाइंड सरफेस है उसका वो स्लोप किस तरफ है, वो उसकी डायरेक्शन जाननी बहुत जरूरी होती है हमारी स्पेशल स्टडीज में। तो एस्पेक्ट डायरेक्शन टू विच स्लोप फेसेस, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? 0 से 360 डिग्री तक। 0 से 360 डिग्री नॉर्थ तक, यानी ये लाई करता है। 90 डिग्री ईस्ट पे हो, 90 डिग्री अगर शो करे तो ये ईस्ट पे होता है। 180 अगर शो करे तो ये साउथ की तरफ होता है। 270 करे तो वेस्ट की तरफ होता है। -1 जो होता है वो फ्लैट एरियाज होते हैं। तो ये देखें, यानी यहाँ या 0 होता है, ये ऐसे घूम के वापस आए तो 360 होता है। तो यहाँ अगर इतने डिग्रीज आपकी तरफ आ गए, आपके पास आ गए, तो वो नॉर्थ को शो करेगा, यानी स्लोप मोस्टली जो है वो नॉर्थ की तरफ होगा, या ईस्ट की तरफ होगा। कब? जब 90 डिग्री होगा। 270 डिग्री अगर आएगा तो वो वेस्ट की तरफ होगा। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये अभी हम एस्पेक्ट निकालेंगे तो हमें नजर आ जाएगा कि एस्पेक्ट्स हमारे पास ये नंबर आएंगे। ये नंबर आएंगे तो हमें खुद फील हो जाएगा कि वो किस तरफ होता है। ये एस्पेक्ट होता है। और आखिरी चीज जो है वो हिल शेड है। हिल शेड क्या होता है? कि अब हम कहते हैं किसी टेरेन का, टेरेन मीन डैम, जो एलिवेशन मॉडल है उसकी जो टेरेन है, टोपोग्राफी है, उसमें स्लोप्स भी हैं। स्लोप्स के साथ हम कहते हैं जी कि वो स्लोप्स किस तरफ हैं, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वो भी है। लेकिन एक चीज और हम देखते हैं कि उस पे जो सनलाइट पड़ रही है वो किस तरफ से है, उसका जो शेड पड़ रहा है वो किस तरफ है, यानी हिल शेड। उसके लिए हिल शेड निकालते हैं। हिल शेड के बाद हमें जो सरफेस है वो यही 3D लुक देने लगती है। एक तो हम 3D मॉडलिंग करते हैं सेपरेट से, एक हमें ये सरफेस ही 3D लुक देती है ग्रे स्टाइल इमेज में। तो हिल शेड क्रिएट 3D लुकिंग ग्रे स्टाइल इमेज of terrain by simulating how the sunlight and shadow would fall across the landscape. Hill shape create 3D looking grayscale terrain by simulating how the sunlight and shadow। ये भी जब हम फाइंड करते हैं तो इसके आउटपुट में हमें ये चीजें मिलती हैं, ये वैल्यूज मिलती हैं। और ये वैल्यूज हमें क्या बताती हैं कि मोस्टली अगर वाइट वैल्यूज हों तो ये फुली इल्यूमिनेटेड है लाइट से।
अगर वो फुली ब्लैक है या ज्यादा ब्लैक है तो मतलब डीप शेडो है। डीप शेडोज मोस्टली हमारे पास माउंटेनियस एरियाज में बनते हैं। अगर मोस्टली ग्रे है तो ये मॉडरेट लाइनिंग है। अभी यही तीन कलर जब आपके पास आएंगे वहां पे, हम उसको फाइंड करते हैं तो वो हमें नजर आ जाएंगे। अभी तक स्लोप ही क्लियर नहीं हुआ जी। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं थोड़ा टाइम निकाल के पहले से ही ये रिजल्ट्स आपके लिए बना लूं, ताकि हम अपना प्रोसीजर करके उसको उसकी इस अग्रिम के लिए इंतजार ना कर रहे हों। रिजल्ट्स हम सीधे सीधे देख के उस पर आ जाएं। दैट्स गुड कि स्लोप हमारा निकल आया। देखें जी, ये हमारा स्लोप है। स्लोप हमारे पास आया 0। हेलो, एम आई ऑडिबल जी? जी जाहिद भाई। हाँ सॉरी यार, मेरी तरफ बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है, तो उस वजह से हमारी लाइट चली गई। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, बट नाउ इट्स रिजॉल्व। सो वी आर जस्ट कंक्लूडिंग दी थिंग्स। फाइनल चीज़ें हमारे पास हैं बस। ये हमारे पास स्लोप इसका आ गया जी। ये सारे का सारा आपको रेड नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि अपर इंडस बेसिन के हम स्टडी कर रहे हैं। अपर इंडस बेसिन में 99% माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स मीन लॉट ऑफ स्लोप्स, और वो स्लोप्स भी टोटली वर्टिकल स्लोप्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स में होता है। तो अगर आप प्लेन एरिया लें, कोई पंजाब का एरिया, सिंध का एरिया, तो उसमें हमारा जो स्लोप आएगा वो बहुत ही वेरी करेगा, उसमें शायद रेडनेस हो ही ना। तो ये हमारे पास स्लोप जो है ये 0 है ग्रीन कलर का, और 0 मीन फ्लैट सरफेस। तो देखें थोड़ा सा ग्रीन कहीं कहीं है, बाकी सारे का सारा रेड है। इसका मतलब जो 0 से ऑनवर्ड्स 89 तक है, 90 के करीब, ये सारा हमारे पास स्टीप स्लोप है। ठीक है जी। देन उसके बाद हम आते हैं एस्पेक्ट की तरफ के इस स्लोप का एस्पेक्ट क्या है, यानी ये जितने स्लोप्स भी हैं ये किस एंगल में इनकी डायरेक्शन है। तो उसके लिए वही सेम हम अपनी फाइल डालेंगे और ये इसका एस्पेक्ट निकाल देगा। एक एक टूल का एक एक क्लिक है और ये सारी चीजें हमें निकल के मिल जाती हैं। जस्ट हमने प्रैक्टिस नहीं की होती तो ये चीजें हमें बहुत बड़ी लगती हैं, बट बट वंस वी आर इन तो ये चीजें बहुत आसान होती हैं। थोड़ा जस्ट हमने मैनेज करना होता है चीजों को, और बहुत इजीली हम इनको हैंडल कर लेते हैं। जस्ट टाइम कॉन्स्टेंट इसमें होते हैं कि टाइम थोड़ा लगता है। अगर हमारे पास अच्छी मशीन्स हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये मिनटों के काम भी नहीं होते, बल्कि शायद सेकंड्स में होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है। तो अभी ये एस्पेक्ट है जी। एस्पेक्ट्स इसका बन रहा है, निकल रहा है। जवार शाह प्लीज बताइएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हमारे पास लैंड यूज लैंड कवर टाइम के साथ चेंज होता है ना, तो जी क्या जी। डैम भी हमारे साथ टाइम के साथ चेंज होता है? मतलब अगर मैं एक एरिया का डैम मेरे साथ 15-20 साल से है ना, मैं उस 15-20 साल पुराना डैम अभी यूज करना चाहता हूँ, तो क्या मैं वो यूज कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपने सही बात की। एक्चुअली लैंड यूज लैंड कवर क्या है? सैटेलाइट इमेज है। सैटेलाइट इमेज से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लैंड यूज लैंड कवर को। डैम भी सेम वही फिनोमेना है कि हम सैटेलाइट हमें टोटल अर्थ का इमेज देता है, हम उसमें से अपनी डैम निकालते हैं। तो डैम क्या है? एलिवेशन की इंफॉर्मेशन। लैंड यूज लैंड कवर क्या है?
कि लैंड के ऊपर जो LULC है, लैंड कवर लैंड यूज है, वो हम निकालते हैं। तो ये भी वक्त के साथ साथ बिल्कुल ऐसे ही चेंज होता है जैसे लैंड यूज लैंड कवर चेंज होता है। तो डैम आप आज से 20 साल पुराना लें और आज का लें, तो वो 100% उसमें आपको चेंज फील होगा। इवन जो रिमोट सेंसिंग और GIS में काम करते हैं, वो लोग डेम एनालिसिस से कंपैरिजन करके अपनी बहुत फॉरवर्ड स्टडीज उन्होंने क्रिएट की हुई होती हैं। एंड सो फाइनली यस, इट हैपेंस लाइक दैट, जैसे आपने कहा। ओके, थैंक यू सर। तो ये इसी तरह जी ये हमारे पास आ जाता है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट भी बल्कि हो गया, दैट्स गुड। देखें जी, ये हमारे पास एस्पेक्ट निकल आया और उसकी सारी चीजें हमें उसने क्लियर बता दी। फ्लेट -1 इसमें ग्रे से शो होगा, अगर कोई होगा तो। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये उसकी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो जितनी भी डायरेक्शंस हैं, जो स्लोप जिस तरफ ट्रेंड कर रहा है, वो हमें क्लियरली उसने बता दिया। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? जब हम अपनी स्टडी करते हैं तो हम अपने डेम के साथ एस्पेक्ट भी निकालते हैं, स्लोप भी निकालते हैं, हिल शेड भी निकालते हैं। ये सारी चीजें हम उसके साथ अटैच करते हैं, तो इट मेक्स अवर स्टडी वेरी इम्पैक्टफुल। बहुत इम्पैक्ट होता है इस एक एक चीज का हमारी स्टडी में। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल, इट्स वेरी फ्रूटफुल। ये बहुत ही जबरदस्त एक्टिविटीज हैं। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास डेटा अवेलेबल है, नहीं है तो आप मुझे बताइएगा। जो करना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, सेल्फ प्रैक्टिस, कल को आपने ये काम करने हैं तो क्यों ना उसकी प्रैक्टिस इंसान करता रहे जब भी टाइम मिले। तो ये हमारा एस्पेक्ट है। लुक, ये हमारे एस्पेक्ट की इमेज ऐसे होती है। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत 3D इमेज भी, 3D लुक नजर आ रही होगी। तो ये सारी जो भी स्लोप्स जिस तरफ डायरेक्शन है उनकी, वो हम इसके लेजेंड से हमें फील होती है। नेक्स्ट चीज है जी हिल शेड। हिल शेड स्पेशल एनालिसिस, वही हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे अपनी फाइल इसको दे के। बाकी चीजें बिल्ट इन हैं। ये हिल शेड प्रोसेस होने तक कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें जी, ताकि इसके बाद हमारा टाइम ना लगे। आप लोगों का भी काफ़ी टाइम आप लोगों ने दिया, थैंक यू सो वेरी मच, रियली अप्रिशिएटेड एफर्ट्स। सर कैन यू प्लीज रिपीट वन मोर टाइम? इंटरनेट कनेक्शंस काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था जी कि ये हिल शेड का प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेसिंग चल रही है जब तक, तो तब तक अगर कोई क्वेश्चन है किसी पार्टिसिपेंट का तो प्लीज़ शेयर कर लें, पूछ लें, बता दें। कुछ भी शेयर करना है, डिस्कशन करनी है, ताकि इस प्रोसेस के बाद हमारा मजीद टाइम ना लगे। ऑलरेडी बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने बहुत टाइम दिया, दैट इज़ मच अप्रिशिएटेड। सर जी सर प्लीज़। पिछले क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है ना, आपने कहा कि टाइम के साथ चेंज होता है, जी लेकिन जी। अब अगर हम देंगे तो जो K2 है या माउंट एवरेस्ट है, इसकी जो एलिवेशन 50 साल पहले थी वो अभी भी है, या और हिली एरियाज की जो एलिवेशन 10 15 20 साल पहले थी वो अभी भी है, तो किस तरह वो डैम चेंज होगा हमारे साथ? अच्छा, इसका ऐसा है जी कि जो होता है, सैटेलाइट का डेटा होता है ना, सैटेलाइट का डेटा आज से 20 साल पहले का भी है और आज का भी है। सैटेलाइट का हमें रीसेंट डेटा तो अवेलेबल ही नहीं होता, फ्रीली फ्रीली पब्लिक के लिए वो अवेलेबल ही नहीं होता। तो हम चाहते ना चाहते पुराना डेटा ही यूज़ करते हैं। दूसरा, K2 या माउंट एवरेस्ट जो है ना, इनके फिनोमेना नॉर्मल ग्लेशियर से थोड़े डिफरेंट है। ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, क्लाइमेट चेंज भी होता है, बट ये जो K2 है या माउंट एवरेस्ट है या और कुछ पीक्स ऐसी हैं हमारे ग्लेशियर्स में जो इतनी जल्दी रिट्रीट नहीं होती।
इट डजंट टेक्स जस्ट 10 to 20 years, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बाकी जो हमारे ग्लेशियर्स रेंज है एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान में, नेपाल और इंडिया और चाइना की हमारी एक पूरी मार्गला एंड हिमालयाज और कराकोरम और कोई हिंदुकुश, इसकी जो पूरी सीरीज है ग्लेशियर्स की, वो मेल्ट हो रहे हैं। और जो रीसेंट डेटा है वो बताता है आपको कि ये मेल्ट हो रहे हैं। डेम का एक डेटा मैंने पर्सनली एनालिसिस किया था अपर बेसन के लिए ही, और उसमें 2000 का लैंड कवर था और 2021 का था, और वो टोटली डिफरेंट था। उसका लैंड कवर टोटली डिफरेंट था। लैंड कवर में एक वेरिएबल होता है स्नो कवर। तो स्नो कवर का उसका डेटा सैटेलाइट का ऐसे ही गिवन होता है जैसे लैंड कवर का होता है। वो स्नो कवर आज से 20 साल पहले का आप लें और आज का लें तो वो टोटली डिफरेंट, उसमें डिफरेंस आता है। मतलब मैं ये आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि ये डेम में भी आता है, क्योंकि हम डीपली चीज़ों को कर नहीं सकते। इसलिए शायद मैं भी आपको उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं बता सकता। लेकिन आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, उसको एक्सप्लोर कीजिएगा, तो आप जानेंगे कि वो फर्क होता भी है और नज़र भी आता है। ठीक है जी। तो ये हमारा हिल शेड है जी। ये हिल शेड ये स्ट्रक्चर देता है। देखें बिल्कुल 3D लुक देता है ये। अगर हम इसको थोड़ा और जूम इन करके देखें तो हमें हर एक चीज़ बिल्कुल ऐसे जैसे 3D में हमारे पास सरफेस होती है, बिल्कुल ऐसे हमारी सरफेस को ये एक्सपोज करके हमें देता है। और ये उसकी टेरेन है। ये देखें, ये उसके शेड्स आए हुए हैं एक माउंटेन के लाइक लेट्स से, और ये वो एरिया है जो कि सूरज की रोशनी के सामने है। तो डायरेक्शन भी बताता है, उसका शेडो भी बताता है, और ये सारी चीज़ इसको 0 से 180 तक इसको हम कर सकते हैं। अपने मर्जी से कलर्ड भी कर सकते हैं, कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कलर दे के इसको अपने कलर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। बट हिल शेड जो होता है वो यूजुअली ब्लैक एंड वाइट में ही डिनोट होता है। कलर में भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी स्टडी में डैम को हम कितने मल्टीपल वेज में प्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने आज अपनी इस डिस्कशन से सीखा। दैट्स इट्स फ्रॉम माय साइड जी। इतने ही डैम के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती थी इतने टाइम में, बल्कि 1 घंटा हमने ऊपर ले लिया। बाकी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लें। कल हम वाटरशेड डेलिनिएशन करेंगे। इसी डैम के प्रोसेस की कंटिन्यूएशन में वाटरशेड डेलिनिएशन भी होती है, स्ट्रीम नेटवर्क्स भी होते हैं। तो वो हम देखेंगे कि कितना बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अप टू यू जी, ओवर टू यू। आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं। जी प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच थैंक जाहिद यू जी, भाई थैंक यू वेरी मच। टाइम। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़। ईशा, सोते क्यों नहीं हो? सोते क्यों नहीं हो? सोते क्यों नहीं हो?